जोहार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मेंटर में। आज हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी एक्ट की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है। पिछले कुछ सत्रों में हमने इस कानून की नींव और इसकी मजबूत दीवारों को समझा। आज हम इस किले के अंदर के कुछ सबसे जरूरी नियमों और इसकी सबसे ऊंची मीनार को देखने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम अध्याय 17, 18 और 19 पर बात करेंगे और आपका ये किले वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। अगर सीएनटी एक्ट आदिवासी जमीनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक किला है, तो आज हम 3 चीजें समझने वाले हैं। पहला, इस किले के अंदर न्याय पाने के लिए वक्त की क्या पाबंदियां हैं। दूसरा, इस किले के सबसे खास निवासी मतलब मुंडारी खुंडकट्टीदारों के वो विशेष अधिकार क्या हैं जो इस किले की आत्मा है। और तीसरा, इस पूरे किले का जो प्रशासनिक ढांचा है वो काम कैसे करता है। वाह, ये नजरिया तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए किले के नियमों यानी समय सीमा से ही शुरू करते हैं। अध्याय 17 जो परिसीमा या लिमिटेशन के बारे में है, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बस तारीखों का एक चार्ट है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, परिसीमा का सिद्धांत ये कहता है कि न्याय के दरवाजे हमेशा के लिए खुले नहीं रह सकते। हर कानूनी कार्रवाई के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। अध्याय 17 यही तय करता है। इसकी जो शुरुआती धारा है वो कहती है कि ज्यादातर मामलों में वही नियम लागू होंगे जो देश के आम परिसीमा कानून मतलब इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 में दिए गए हैं। अच्छा, तो ये कानून अकेले काम नहीं करता बल्कि देश के बड़े कानूनी ढांचे से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या इसमें कुछ खास समय सीमाएं भी हैं जो सिर्फ सीएनटी एक्ट के लिए ही बनी है? हाँ, बिल्कुल हैं। और यहीं से इसकी खासियत पता चलती है। कानून ने अलग अलग मामलों की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग मियाद तय की है। जैसे अगर कोई सामान्य मामला है जिसके लिए कोई खास नियम नहीं है, तो आपको शिकायत दर्ज करने के लिए 1 साल का वक्त मिलता है। सिर्फ 1 साल? जी, सिर्फ 1 साल। लेकिन अगर मामला ज्यादा गंभीर है, जैसे किसी भूस्वामी को अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले रैयत को बेदखल करना है, तो उसे 2 साल का वक्त दिया गया है। और लगान वसूली, जो एक तरह की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया है, उसके लिए सबसे ज्यादा यानी 3 साल का समय है। तो इससे ये साफ होता है कि कानून हर मामले को उसकी गंभीरता के हिसाब से तौल रहा है। सामान्य मामले जल्दी निपटाओ, लेकिन जहां किसी को उसकी जमीन से हटाने की बात हो, वहां सोचने और कार्रवाई करने के लिए ज्यादा वक्त दिया गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस कानून की बारीकी है। और एक बहुत दिलचस्प नियम है अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट से जुड़ा हुआ। अगर सर्वे के बाद रिकॉर्ड छप गया है और आपको लगता है कि उसमें आपका नाम गलत छप गया है या छूट गया है, तो आपको सुधार के लिए 3 महीने का वक्त मिलता है। और कानून कहता है कि अगर आपने इन 3 महीनों के अंदर अर्जी दे दी, तो आपकी अर्जी को उसी तारीख का माना जाएगा जिस तारीख को मूल आवेदन दिया गया था। मतलब आपको देरी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। ये तो रैयतों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मान लीजिए किसी रैयत को उसकी जमीन से अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया, उसे अपना कब्जा वापस पाने के लिए कितना वक्त मिलता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसके लिए कानून ने एक स्पष्ट समय सीमा तय की है, 3 साल। धारा 237 कहती है कि अगर किसी अधिभोगी रैयत को गलत तरीके से बेदखल किया गया है, तो वो बेदखली की तारीख से 3 साल के अंदर अपनी जमीन पर कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकता है। और ये नियम ग्राम मुखिया के लिए भी है अगर मामला कृषि भूमि का हो तो? हाँ, धारा 238 में ग्राम मुखिया को भी यही 3 साल की समय सीमा दी गई है। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। रैयत और ग्राम मुखिया दोनों के लिए एक ही समय सीमा 3 साल। क्या इसका मतलब ये है कि कानून एक व्यक्ति के अधिकार और एक पूरे समुदाय के प्रतिनिधि के अधिकार को एक ही तराजू में तौल रहा है? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, एक नज़र में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सोच शायद प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता लाना है। कानून बनाने वाले शायद किसी भी तरह के भ्रम से बचना चाहते थे। लेकिन आपका सवाल जायज़ है। ये 3 साल की सीमा एक तलवार की धार जैसी है। एक तरफ ये रैयत को न्याय पाने का एक साफ रास्ता देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक कठोर डेडलाइन भी है। सोचिए, अगर कोई परिवार किसी लंबी बीमारी, गरीबी या किसी और मजबूरी की वजह से इस समय सीमा से चूक गया, तो उसकी जमीन हमेशा के लिए हाथ से निकल सकती है। कानून यहाँ प्रक्रिया की निश्चितता को व्यक्तिगत मजबूरी से ऊपर रखता है। ये तो वाकई एक गंभीर बात है। मतलब कानून मदद तो करता है, लेकिन सिर्फ वक्त पर जागने वालों की। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे आपने इस कानून का दिल कहा था, अध्याय 18, जो मुंडारी खुंटकट्टीदारों के विशेष अधिकारों से जुड़ा है।
पहले तो ये बताइए कि ये मुंडारी खुंडकट्टीदार हैं कौन? मुंडारी खुंडकट्टीदार वे मूल आदिवासी हैं जिन्होंने छोटा नागपुर के जंगलों को साफ करके पहली बार खेती लायक जमीन बनाई। खूंट का मतलब होता है परिवार की शाखा और कट्टी का मतलब है जमीन को तैयार करना। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन को बसाया, इसलिए कानून उन्हें एक विशेष दर्जा और सुरक्षा देता है। अध्याय 18 इसी सुरक्षा कवच का नाम है। और इस सुरक्षा कवच का सबसे मजबूत हिस्सा क्या है? धारा 214। ये इस पूरे कानून की सबसे शक्तिशाली धाराओं में से एक है। ये साफ साफ कहती है कि किसी भी मुंडारी खुंडकट्टीदारी जमीन को किसी भी हाल में बेचा नहीं जा सकता, यहां तक कि कोर्ट के आदेश पर भी नहीं। सोचिए, कोर्ट की डिक्री भी इस जमीन को नीलाम नहीं करवा सकती। ये पूरी तरह से नॉन सेलेबल है। मतलब इस जमीन पर एक ऐसा ताला लगा है जिसे कोई नहीं खोल सकता। लगभग कह सकते हैं कि इस जमीन पर एक मास्टर लॉक लगा है, लेकिन कानून ने कुछ बहुत ही खास और आपातकालीन स्थितियों के लिए इसकी चाबियां बनाई हैं, और वो चाबियां सिर्फ और सिर्फ उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर के पास हैं। तो वो कौन सी आपातकालीन स्थितियां हैं जब इस ताले को खोला जा सकता है? बहुत ही सीमित। पहला, अगर 1903 से पहले का कोई पुराना रजिस्टर्ड कर्ज चुकाना है तो डीसी की इजाजत से जमीन बेची जा सकती है, लेकिन यहां भी डीसी पर जिम्मेदारी है, अगर वो इजाजत नहीं देता तो उसे कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता निकालना होगा। दूसरा, जमीन को गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक खास तरीके से, जिसे भुगत बंद बंधक कहते हैं, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए। ये भुगत बंद बंधक क्या होता है? इसे जरा सरल भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि आपने अपनी जमीन किसी साहूकार को 7 साल के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दी, और उस इस्तेमाल के बदले आपका कर्ज चुकता हो गया। 7 साल पूरे होते ही जमीन अपने आप आपके पास वापस आ जाएगी, चाहे कर्ज पूरा चुका हो या नहीं। कोई और लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो ये पक्का करता है कि रैयत कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जमीन हमेशा के लिए न खो दे। ये तो अद्भुत है। ये व्यवस्था तो पूरी तरह से रैयत को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए बनाई गई है। और कोई तरीका है अंतरण का? हाँ, एक और तरीका है। अगर कोई पड़ती जमीन है, मतलब ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं हो रही, तो उसे खेती के लिए मुकर्ररी पट्टे पर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है जो इस अध्याय की आत्मा है। अगर जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की है, तो उसका किसी भी तरह का अंतरण तब तक अवैध माना जाएगा जब तक समुदाय के सभी मुंडारी खुंडकट्टीदार अपनी सहमति ना दे दें। यह सामुदायिक अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर रखता है। लेकिन विकास के कामों का क्या? अगर गांव में स्कूल, अस्पताल या कोई फैक्ट्री लगानी हो तो क्या ये कानून रास्ते में आता है? नहीं, कानून ने इसका भी ध्यान रखा है। धारा 241 कहती है कि उपायुक्त की मंजूरी से खेती, धार्मिक, शैक्षिक या औद्योगिक कामों जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जमीन का अंतरण हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि भूस्वामी को पर्याप्त मुआवजा मिलना अनिवार्य है। ये विकास और आदिवासी अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये संतुलन तो कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में ये उतना ही प्रभावी है? क्या इसे दरकिनार करने के रास्ते नहीं खोज लिए गए हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। कई बार नियमों की व्याख्या का फायदा उठाकर या प्रशासनिक मिलीभगत से इन सुरक्षा कवचों को भेदने की कोशिशें होती हैं, लेकिन यहीं पर धारा 242 एक हथियार के रूप में सामने आती है। ये धारा कहती है कि अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन करके जमीन पर कब्जा कर लिया है तो डीसी को उसे तुरंत बेदखल करने की शक्ति है। इसके लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। यह एक इमरजेंसी एग्जिट जैसा प्रावधान है जो पीड़ित को तुरंत राहत दे सकता है, बशर्ते प्रशासन अपनी इच्छा शक्ति दिखाए। तो उपायुक्त यानी डीसी की भूमिका यहाँ एक अभिभावक या संरक्षक जैसी लग रही है। बिल्कुल। लगान के मामले में भी यही दिखता है। मुंडारी खुंडकट्टीदारी जमीन पर लगान मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जा सकता। धारा 243 के तहत लगान सिर्फ डीसी के आदेश से बढ़ सकता है, वो भी तब जब काश्तकारी पिछले 20 साल के अंदर बनी हो, और वृद्धि भी लगान के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। यह भूस्वामियों की मनमानी पर एक मजबूत लगाम है। और लगान की वसूली कैसे होती है? यहां पर एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आता है, अधिकार अभिलेख या ROR। धारा 244 कहती है कि एक बार ROR बन जाने के बाद लगान वसूली के लिए आपको सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। भूस्वामी सीधे डीसी के पास अर्जी देगा और डीसी बकाया लगान पर 12.5% साधारण ब्याज के साथ वसूली करेगा। ये प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है। हमने कई बार इस ROR का जिक्र किया। ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। इस किले में इसकी क्या हैसियत है? ROR
इस किले का पहचान पत्र और संविधान दोनों हैं। अध्याय 18 की सबसे मजबूत और शायद सबसे कठोर धारा इसी से जुड़ी है, धारा 256। यह कहती है कि आरओआर में की गई प्रविष्टियां निर्णायक साक्ष्य यानी कंक्लूसिव एविडेंस है। निर्णायक साक्ष्य, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोर्ट उसे अंतिम सत्य मानेगा। उसके खिलाफ कोई और सबूत, कोई और गवाह पेश नहीं किया जा सकता। अगर आरओआर में लिखा है कि ये जमीन मुंडारी खुंड कट्टीदारी है, तो बस बात खत्म, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। उस वक्त जागरूक रहना और अपनी एंट्री सही सही दर्ज कराना किसी परिवार के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया होगा। एक छोटी सी लिपिकीय गलती किसी को पीढ़ियों के लिए उसकी जमीन से बेदखल कर सकती है। आपने इसकी गंभीरता को एकदम सही समझा। यही इस धारा की ताकत और इसका खतरा दोनों है। ये संक्षेप में कहता है, नो एंट्री इन आरओआर मीन्स नो राइट्स। अगर आपका अधिकार आरओआर में दर्ज नहीं है तो कानून की नज़र में वो अधिकार मौजूद ही नहीं है। इसने आरओआर को एक बेहद शक्तिशाली दस्तावेज बना दिया, जिसके आधार पर हजारों लोगों की किस्मत तय होती है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। चलिए, इस गहन चर्चा के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, अध्याय 19, जो अनुपूरक उपबंधों के बारे में है। ये क्या है? अगर अध्याय 18 किले की मजबूत दीवारें थीं, तो अध्याय 19 उस किले को चलाने वाली मशीनरी के छोटे मोटे लेकिन जरूरी पुर्जे हैं। ये कुछ विविध नियम बताता है जो पूरे कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हैं। जैसे धारा 257 कहती है कि अगर किसी जमीन के एक से ज्यादा मालिक हैं, तो वे या तो मिलकर काम करेंगे या अपना एक एजेंट चुनेंगे। इससे प्रशासनिक उलझनें कम होती हैं। इसी तरह धारा 258 कहती है कि डीसी या राजस्व अधिकारी के कुछ खास फैसलों को सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रशासनिक फैसलों को अंतिम रूप देता है और उन्हें बार बार की कानूनी लड़ाइयों से बचाता है। और सरकार की क्या भूमिका है इसमें? अध्याय 19 सरकार को भी कुछ शक्तियां देता है। धारा 264 के तहत राज्य सरकार इस कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। और धारा 270 प्रशासनिक हायरार्की को स्पष्ट करती है, ये कहते हुए कि उपायुक्त और उप कलेक्टर राजस्व बोर्ड के नियंत्रण में काम करेंगे। ये सुनिश्चित करता है कि एक जवाबदेही की व्यवस्था बनी रहे। तो हमने देखा कि मुंडारी खुंडकटीदारों की जमीन और उनके अधिकारों को कितनी मजबूती से सुरक्षित किया गया है। लेकिन किसी भी कानून को चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे और कुछ सामान्य नियमों की जरूरत होती है। अध्याय 19 वही काम करता है, जो इस पूरी मशीनरी के जरूरी पुर्जों को अपनी जगह पर फिट करता है। बिल्कुल, ये सारे उपबंध मिलकर इस कानून के ढांचे को पूरा करते हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं। बिना इन नियमों के अध्याय 18 के मजबूत प्रावधान भी शायद जमीन पर उतने प्रभावी नहीं हो पाते। तो ये था सीएनटी एक्ट 1908 के अंतिम अध्यायों का एक गहरा विश्लेषण। हमने समझा कि न्याय के लिए समय की सीमा क्यों जरूरी है, मुंडारी खुंडकटीदारों को मिले विशेष अधिकार कैसे उनकी जमीनों के लिए एक अभेद्य कवच का काम करते हैं, और कैसे अधिकार अभिलेख यानी आरओआर इस पूरी व्यवस्था में एक किताबे हकीकत की तरह है, जिसके लिखे शब्द पत्थर की लकीर है। सही कहा आपने। ये अध्याय सिर्फ कानूनी औपचारिकताएं नहीं है, ये इस अधिनियम की वो आत्मा है जो आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के उसके मूल उद्देश्य को साकार करती हैं। और ये कानून आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पीडीएफ में दिए गए हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल JPSC मेंटर पर डाल दिया जाएगा, उसे भी जरूर देखें। इसी के साथ CNT 1908 का चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में SPT 1949 के साथ।